नमस्कार। मोनू सर क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बिहार के वंश के बारे में पढ़ा था और पिछले वीडियो में हमने नंद वंश तक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के संबंध में। पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश का पुनरुत्थान किया था और वो वंश था मौर्य वंश कहलाया। मौर्य वंश के स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य के रणनीतिक गुरु चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि चाणक्य ही उनके रणनीतिक गुरु भी थे और उनके सलाहकार भी थे। तो हम लोग आइए मौर्य वंश से, शासकों से और उनकी उपलब्धियों के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं हम लोग पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का जो काल अवधि रहा है 321 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट भी कहा जाता है। सम्राट इस मायने में कि उसने एक बड़े भूभाग पे अपना शासन का अधिपत्य जमाया और इसलिए वो शासक तो था ही था, इसके साथ ही सम्राट की उपाधि मिली। भारतीय इतिहास में उसे मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। मुक्तिदाता के नाम से जाने जाने का एक प्रमुख कारण यह था कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में आया, उसमें भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में जो मुख्यतः बलूचिस्तान या अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान के आसपास का हिस्सा था, वहां पे सेल्यूकस निकेटर का राज था, जो ईरानी शासक था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और उसके साथ एक संधि की। उस संधि के अनुसार उसने उसको 500 हाथी दिया। बदले में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह, हेलेना जो नाम था उसकी पुत्री का, उससे विवाह किया और बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिम क्षेत्र का कुछ हिस्सा प्राप्त किया। जिस वजह से अब भारत के इस इलाके में, जहां पे पहले ईरानियों का कब्जा था, अब पूरी तरह से भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा हुआ और वहां पे भारतीय शासन लागू हुआ। इस वजह से इसे भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से भी जानते हैं। इसके साम्राज्य विस्तार के संबंध में अगर हम लोग बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों का इसने विजय प्राप्त किया और वहां पे अपने शासन का विस्तार किया। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल क्षेत्र को छोड़ दें और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से को अगर हम लोग देखें तो वो सिर्फ मौर्य वंश के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में नहीं था। बाकी भारत के अधिकांश हिस्से इसके कब्जे में थे, जिसपे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। शायद यही एक वजह है जिस वजह से इनको भारत का प्रथम सम्राट भी कहा जाता है। अब हम इनके कार्यकाल में आए कुछ विदेशी यात्रियों और लेखकों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके किताबों के अध्ययन से, उनके लेखन से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन और उनके राजनीतिक विचारों के बारे में जानने का मौका मिलता है। सेल्यूकस निकेटर जो रिश्ते में, अब चूंकि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से इन्होंने विवाह किया, हेलेना, तो अब उनके साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। तो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक दूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहा है मौर्य इतिहास काल में और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक जो उसमें लिखा है वो पूरी तरह से मौर्य के प्रशासन, सामाजिक और अर्थव्यवस्था के बारे में बात करती है। इसी इंडिका पुस्तक के में उसने मगध की जो उस समय राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसको अपनी भाषा में पालीब्रोथा के नाम से पुकारता है। पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारता है इंडिका में? वो पालीब्रोथा के नाम से। चंद्रगुप्त ने पहली बार भारतीय इतिहास में केंद्रीयकृत प्रशासन की व्यवस्था की। केंद्रीयकृत प्रशासन का मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ एक हाथ में है और वहीं से पूरे शासन को उसने देख रेख किया। तो इसके शासन की जो व्यवस्था है उसका एक विवरण जो हम पढ़ेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, इसी अध्याय में हम आगे बताएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसके प्रशासन का विस्तृत विवरण है। एग्जाम की दृष्टि से, पीटी फैक्ट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। कभी सवाल पूछता है कि तीर्थ क्या है, विभागाध्यक्ष क्या है, तो कौटिल्य का जो किताब है अर्थशास्त्र,
जो मुख्य रूप से एक जिसको कहेंगे कि रणनीतिक शास्त्र है, उसमें उसने 18 तीर्थ और 28 विभागा अध्यक्ष मतलब उसके विभाग के प्रमुखों का उसने वर्णन किया है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त के जब हम लोग प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज के पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसने उसमें वर्णन किया है कि नगर के प्रशासन के लिए 5-5 लोगों का उन्होंने 6 समिति बनाकर रखा था। प्रत्येक समिति का अलग अलग कार्य था जिससे वो पूरे नगर के प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चला पाता था। चंद्रगुप्त जब अपने अंतिम दिनों में था तो भारतीय इतिहास के अनुसार उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया और जैन धर्म के अनुसार ही कर्नाटक एक जगह है श्रवणबेलगोला, जहां पे उसने अपने जैन रीति रिवाज से अपने देह का त्याग किया और इस तरह से मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भारतीय इतिहास में एक नई पद्धति का विकास किया, वो अपना अंतिम दिन कहाँ बिताया? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जैन रीति रिवाज से उन्होंने अपना देह त्याग किया। सवाल इस सेक्शन से सवाल क्या क्या बन सकते हैं, इसको हम लोग एक बार रिकॉल कर सकते हैं। इस सेक्शन से मुख्य रूप से 2 से 3 सवाल बन सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना कब किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था 321 ईसा पूर्व में। भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल बन सकता है कि मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने एक पुस्तक लिखी इंडिका बेसिकली मौर्य वंश के प्रशासनिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करता है। साथ ही साथ जो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, इन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। इसमें भी मौर्य वंश के प्रशासन का विवरण है और इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग अभी हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से आगे पढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अब पढ़ेंगे उसके पुत्र बिंदुसार के संबंध में। बिंदुसार का शासन जो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक का रहा। बिंदुसार, जैसा कि हमने बताया, चंद्रगुप्त का पुत्र था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था और एक और यूनानी शासक फिलाडेल्फस ने डायनीसियस को भी बिंदुसार के दरबार में भारत में भेजा था। ये सवाल पूछा जाता है कि एंटियोकस का राजदूत डायमेकस और फिलाडेल्फस का जो राजदूत था डायनीसियस किसके दरबार में आया था? तो ये उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एक बार रिकॉल कर दीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं आगे अशोक। मौर्य वंश का अगर चंद्रगुप्त के बाद कोई नाम आता है तो वो है प्रतापी अशोक। अशोक काफी महान और चर्चित शासक रहा है मौर्य वंश का। तो हम लोग पढ़ेंगे जीएस के व्यू से कि अशोक के शासनकाल का कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य था, कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिसको हम लोग जीएस के और सामान्य तौर पे हमको याद रखने की आवश्यकता है। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। अशोक का राज्याभिषेक मतलब राज पे गति पे आने की जो अवधि रही है वो समय रहा है 269 ईसा पूर्व। अशोक के अभिलेखों में, ज्यादातर अभिलेखों में उसके नाम को देवनापिय प्रियदर्शी के नाम से प्रदर्शित किया गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख और उद्गोलम जैसे शिलालेख में उसके मूल नाम से, अशोक के मूल नाम से उसको संबोधित किया गया है। तो ये प्रश्न यहाँ पे बनता है कि अशोक के किस अभिलेख में या किस शिलालेख में उसके अशोक नाम से संबोधित किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम शिलालेख में अशोक को देवनापिय प्रियदर्शी ना बोलकर उसके मूल नाम अशोक से ही संबोधित किया गया है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी एक बार आप लोग ध्यान में रखेंगे। अशोक के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है कलिंग युद्ध।
कलिंग युद्ध जो है, कलिंग युद्ध की जो अवधि है अशोक के सिंहासन रोह मतलब 269 ईसा पूर्व से 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में ये सवाल पूछता है कि कलिंग युद्ध अशोक के शासन के कौन सावें वर्ष में हुआ था। तो हम लोग बताएंगे कि शासन के 8वें वर्ष में उसने कलिंग युद्ध किया था और इस युद्ध में भारी रक्तपात मचाकर वो विजयी हुआ था। इस रक्तपात के बाद एक बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, उसके प्रभाव में वो बौद्ध धर्म अपनाया जो उसके जीवन का और मौर्य वंश के इतिहास का भी एक टर्निंग पॉइंट रहा है। यहीं से जो है इनका धर्म परिवर्तन हुआ, इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये बौद्ध भिक्षु के रूप में अपना जीवन व्यतीत किए। तो चलिए ये सवाल भी यहां से बनता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। एक तो ऐसे सवाल सीधा सीधा पूछ लेगा कि कब हुआ था, तो आप बताएंगे 261 ईसा पूर्व। और दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि अशोक के गद्दी पे बैठने के या उसके शासन के कईवें वर्ष में ये युद्ध हुआ था, तो 8वें वर्ष में। इसको ध्यान में रखेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य अशोक ने अपने शासनकाल में किया। जब कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए, बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए उसने बहुत सारे काम किए। उसमें से अपने पुत्री संघमित्रा और बेटे को भी श्रीलंका और दूतों को देश के और विदेशों में अलग अलग हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए वो भेजा। इसके साथ ही इनके समय में तीसरा बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था, ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग जब अगले वीडियो में बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से बताएंगे। यहाँ पे हम बस एक संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं कि अशोक के जीवन का ये महत्वपूर्ण घटना था। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख, स्तंभलेख और शिलालेख। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक के अभिलेख या शिलालेख किस किस स्थान पे मिले हैं, उसकी भाषा कौन सी थी। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पूर्वी भारत में जो उसके शिलालेख मिले हैं वो ज्यादातर प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी भाषा में है। प्राकृत भाषा से मतलब जिस स्थान की जो भाषा थी उसी भाषा में अशोक का जो शिलालेख है या स्तंभलेख है वो मिला है। और ब्राह्मी भाषा ये कहाँ है, ये पूर्वी भारत में प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी भाषा में लिखा है। पश्चिमोत्तर भारत जो है वो गुजरात, अरब और अफगानिस्तान का जो इलाका है वो क्षेत्र जो है वहां पे इसकी जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि में है। और सीमांत प्रांत में जो है इसके शिलालेख या अभिलेख हैं वो ग्रीक या अरामाइक लिपि में मिला है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें से एक और प्रश्न बन सकता है कि ब्राह्मी लिपि के लिखने का तरीका और खरोष्टी लिपि के लिखने का तरीका। तो इसको एक बार जान लीजिए कि ब्राह्मी लिपि जो है सामान्य तौर पे जो हम लोग हिंदी लिखते हैं बाएं से दाएं, वो उसके लिखने का तरीका था। और खरोष्टी लिपि जो है उसके लिखने का तरीका था दाएं से बाएं, जैसा कि हम लोग उर्दू या फारसी में लिखते हैं, ठीक उसी तरह से। तो ये दो सवाल भी यहाँ से बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बिहार के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें कि बिहार में अशोक के स्तंभलेख या गुहालेख या फिर लघु शिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं, तो इसको एक बार देख लें। अशोक के जो लघु शिलालेख हैं ये सासाराम या रोहतास में भी बिहार में मिला है। स्तंभलेख की बात करें तो ये ज्यादातर क्या सभी स्तंभलेख जो है इसके चंपारण में मिले हैं। पहला है लौरिया अरेराज में मिला है, दूसरा भी जो है लौरिया नंदनगढ़ में, और रामपुरवा का जो शीर्ष स्तंभ है वो भी चंपारण में ही है। तो जो स्तंभलेख मिले हैं बिहार में वो सारे के सारे कहाँ मिले हैं, बिहार में, वो चंपारण जिला में ही मिला है। इसके अलावा इनका एक गुहा लेख है, गुहा मतलब गुफा लेख, गुफा के भीतर। तो इन्होंने गुहा लेख जो है बराबर की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए इन्होंने गुफा बनवाया था और उसमें उनका लेख उत्तीर्ण है जीवन के संबंध में। तो इस तरह से हमने पढ़ा बिंदुसार के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। अशोक के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तभी से इसके बाद किसी भी शासन का आधार उसकी राजनीतिक शक्ति के साथ साथ उसकी सैनिक शक्ति भी होती है। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद और अहिंसा की नीति अपनाने के बाद बौद्ध धर्म की जो राजनीतिक शक्ति के साथ साथ सैनिक शक्ति भी कमजोर हुई। तो ऐसा कोई भी शासक नहीं रहा महान अशोक के बाद जो इस वंश परंपरा को आगे ले जा सके। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था और बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति ने
जो शुंग वंश का संस्थापक हुआ पुष्यमित्र सिंह, उसने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश का संस्थापना किया और भरी सेना के बीच अपने शासक जो बृहद्रथ मौर्य था, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके मौर्य वंश का शासन का अंत किया और एक नए वंश शुंग वंश का उदय किया। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।